हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर एयर प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है जिसमें हम एयर प्रेशर के टॉपिक को कवर करेंगे एंड विंड्स को हम सेकंड वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, जितने भी इनसे रिलेटेड सब टॉपिक्स होंगे वो हम इनके साथ ही कवर कर लेंगे। ओके, क्योंकि ये वीडियो देखो दो पार्ट्स में इसलिए कन्वर्ट किया मैंने क्योंकि जो पहले के हमारे चैप्टर्स थे उनसे ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था। ठीक है, क्योंकि इसमें दो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो अलग अलग करें तो ही बेहतर होगा। और जिनको भी पहले के वीडियोस चाहिए या फिर पहले के चैप्टर्स जियोमॉर्फोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर कार्टोग्राफी कोई भी चाहिए तो उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा नोट्स, ठीक है, नोट्स तो आप देखते देखते भी बना सकते हो, लेकिन नोट्स जिनको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जिनको भी कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरीज होती है तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया होता है। और बहुत सारे बच्चे जिनका मैसेज आया हुआ है इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा भी है, रिप्लाई भी किया है। ठीक है, तो जिनका टॉपिक मैं कवर नहीं करा पा रही हूँ ये बोल करके भी हाँ मैं कोशिश करूंगी, तो नहीं करा पा रही हूँ तो भाई देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं सारा टॉपिक कवर करा नहीं सकती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि करा दूं, लेकिन कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूं नहीं कि एकदम कंटिन्यू करा ही दूं। ठीक है, तो जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि कराऊं। ओके, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है वीडियोस के अंदर, ये बड़ी बात है कि वीडियोस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई गलती दिख रही है, ठीक है, तो वो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि उतना तो मुझे खुद नहीं पता चलेगा ना कि कहाँ गलती हो रही है। जितना हो पाता है मुझे समझ आता है उसके अकॉर्डिंग तो मैं सुधार ही देती हूँ, लेकिन आप प्लीज बताया करो कि हाँ दीदी देखो यहाँ पे गलती हो रही है आपकी, इसको आप सही कर लेना नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि एयर प्रेशर क्या होता है एंड जो भी इसके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसके साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, पूरा जरूर देखना, और आज से इस वीडियो से हम लास्ट में एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, हमारे 2-4 एमसीक्यूज होंगे जिनकी वजह से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स या फिर ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो इस वीडियो में आए हुए थे। ठीक है, या फिर इस चैप्टर में है। ओके, थोड़ा बहुत याद रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम कि क्या होता है एयर प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे छोटा सा कि एग्जैक्टली ये क्या है। देखो मेरा मार्कर पता नहीं किधर चला जा रहा है, एक सेकेंड ब्लैक करने दो थोड़ा ताकि दिखे। हाँ, अभी दिख रहा है। एयर प्रेशर क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। गैसेज एंड एलिमेंट्स फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर आल्सो फिजिकल सब्सटेंसेस। देखो जितने भी गैसेज एंड एलिमेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो भी क्या है, फिजिकल सब्सटेंसेस हैं। और अगर कोई भी फिजिकल सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें वेट जरूर होगा। ओके, तो गैसेज एंड एलिमेंट्स हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो एक तो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से उनके पास क्या है, वेट है। ठीक है, the pressure और weight of the atmosphere on the earth surface is called air pressure। ठीक है, जो भी प्रेशर, ये जो गैस एंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर ही मान लो, तो एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर है, जो भी वेट है जो हमारे अर्थ पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, या फिर अगर हम डायरेक्टली बात करें तो जो अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर का, जलवायु का दाब होता है, जो प्रेशर होता है इसका, उसी को हम कहते हैं एयर प्रेशर। ओके, द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द सरफेस, एक ही बार ऑन द सरफेस होगा, इधर दो बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज 2.7 kg। एक ये भी है, ठीक है, कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना केजी है प्रेशर अर्थ सरफेस पे हमारे, तो वो कितना है, 2.7 kg। नॉर्मली वी डू नॉट फील एयर प्रेशर बिकॉज इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अस। ठीक है, क्योंकि ये समान रूप से फैला हुआ है हमारे चारों तरफ, तो हमें पता नहीं चलता कि हाँ कोई प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, मतलब हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर प्रेशर है। ओके, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अब ये चीज तो है कि यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। हमने पढ़ा था टेम्परेचर के लिए कि कौन सा होता है, तो थर्मोमीटर था उसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें है बैरोमीटर। फर्स्ट मेड बाय टोरिसेली इन 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में बनाया गया था टोरिसेली के द्वारा, और जिसमें क्या था, मरकरी का यूज था, मतलब लिक्विड जो मरकरी है उसका यूज किया गया था। ओके, तो याद रखना है कि जो फर्स्ट टाइम इनके द्वारा बनाया गया था उसमें मरकरी का भी यूज था, क्योंकि दो तरह से होते हैं एयर प्रेशर को नापने वाले जो हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो दो हैं इधर बताए हुए हमारे बुक में। एक तो है देखो एनेरॉइड बैरोमीटर, और दूसरा क्या है, फोर्टीन्स बैरोमीटर। ओके, बैरोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स,
जिनमें पहला है 14 बैरोमीटर जो कि होता है मरकरी फील्ड, मतलब इसमें मरकरी होता है जैसे थर्मोमीटर में है, और एनारॉयड में बिना मरकरी का होता है, और एक क्या होता है एक मिडल बॉक्स की तरह होता है जिसमें कि कॉपर एंड बेरिलियम होता है, कंटेनिंग कॉपर एंड बेरिलियम। ठीक है, तो देखो ये जो है हमारा ये इधर ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, ये देखो मरकरी है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ होता है हमारा कौन सा 14 बैरोमीटर। ओके, ये हमारा हो गया, देखो इधर लिखा हुआ है 14 बैरोमीटर, और ये जो है हमारा ये क्या है, ये हमारा है एनोरॉयड बैरोमीटर। ठीक है, तो ये दो तरह का बैरोमीटर हमारे बुक में सिलेबस में है, तो ये हमें पढ़ना है। ओके, और ये हमने पढ़ भी लिया कि दो तरह के होते हैं। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है इसका कि क्या होते हैं, किस तरह से यूज होता है, कौन कौन सा इसका पार्ट होता है, नेम्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कवर नहीं करनी इसमें। ओके, in the most countries of the world including India, the prevailing unit of measurement of air pressure is called millibar. देखो जो यूनिट है मेजरमेंट का, जैसे कि हमारा टेम्परेचर वाले में था शायद, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो हर चीज में है, तो इसका क्या है इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी मिलीबार का यूज होता है एज अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर, एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें यही यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, इंच एंड सेंटीमीटर आर ऑल्सो यूज फॉर दिस, एयर प्रेशर को मापने के लिए इंच एंड सेंटीमीटर का भी यूज किया जाता है। एयर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट विच अफेक्ट्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड कंट्रोल द विंड्स। ठीक है, एयर क्या है हमारे क्लाइमेट का, हमारे जलवायु का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, रेनफॉल को अफेक्ट करता है, एंड विंड्स को क्या करता है कंट्रोल करता है। ओके, तो ये सारी चीजें थी किसके बारे में, हमारे एयर प्रेशर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर। सब में लगभग हम देख रहे हैं फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम एयर प्रेशर का भी फैक्टर देखेंगे जो कि क्या करता है एयर प्रेशर को अफेक्ट करता है, जिनकी वजह से इसमें क्या होते हैं कुछ प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर ये किस तरह से करता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एयर एक्सपेंड्स बिकॉज ऑफ विच इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन लो प्रेशर। ठीक है, देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज होगा, तो एयर क्या होंगे, एयर एक्सपेंस कर जाएंगे, फैल जाएंगे, जिनकी वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने की वजह से इनका जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो लो प्रेशर होगा। ठीक है, on the other hand air shrinks due to low temperature because of which its density increases which create high pressure। ठीक है, और जहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो कम होगा, वहां पे इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, वो भी हाई होगा। ओके, और जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो श्रिंक करेंगे, वो सिकुड़ेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या है, इनका जो प्रेशर है वो हाई होगा। अब इसका एक एग्जांपल होगा हमारा, पता है कहाँ पे, सी लेवल के पास। सी लेवल के पास क्या होता है, जो हमारा विंड होता है, सॉरी एयर प्रेशर होता है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि वहाँ एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है एक तो, ठीक है, नमी होती है वहां पे, और इसकी वजह से क्या है टेम्परेचर भी थोड़ा कम रहेगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेंगे, प्रेशर क्या होगा, वो हाई होगा, मतलब जो एयर है वो सिकुड़े हुए होंगे, एक्सपेंड नहीं होंगे लो टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो वो सी लेवल वाला भी इसी में हमारा फैक्टर है वो भी। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डिफाइंड विद द फॉलोइंग क्यूट। देखो एक क्यूट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच का जो रिलेशन है उसको। व्हेन द मर्करी ऑफ थर्मोमीटर राइजेस मर्करी ऑफ बैरोमीटर फॉल्स। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है इस क्यूट, ये क्यूट है, ठीक है, और इस कोट के द्वारा क्या बताया गया है, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन। ये मान लो हमारा थर्मोमीटर है, ठीक है, ये थर्मोमीटर है, एंड ये मान लो हमारा क्या है, बैरोमीटर है। ठीक है, बैरोमीटर से क्या करते हैं, हम एयर प्रेशर को मापते हैं, और इसको इस वाले जो भी मीटर हमारा थर्मोमीटर, इससे हम किसको मापते हैं, टेम्परेचर को। तो जब थर्मोमीटर का जो मरकरी लेवल है वो हाई होगा, इट मीन्स जो थर्मोमीटर है, ठीक है, उसका मरकरी राइज करेगा, मतलब टेम्परेचर राइज है, तो जो बैरोमीटर है उसका जो मरकरी है वो क्या होगा, नीचे गिरेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जब टेम्परेचर का मरकरी जब डिक्रीज होगा तो बैरोमीटर का क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यही बताया गया था कि एयर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एयर एक्सपैंड हो गया हर जगह। और जैसे ही टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, मतलब कि एयर जो है आसपास का सराउंडिंग में जो एयर है वो श्रिंक करेगा, वो सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी और हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है,
ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मॉइस्चर इन एयर, ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर इन एयर, जिसको इधर ह्यूमिडिटी बोला गया है, उसको उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है एग्जैक्टली ये फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा था उसी तरह से इसको भी हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। Conversion of water from liquid state to gaseous state because of evaporation is known as atmospheric humidity। ठीक है, देखो इवापोरेशन की वजह से जो चेंजेस होते हैं लिक्विड का, ठीक है, जो वाटर है हमारा लिक्विड स्टेट से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है थ्रू द इवापोरेशन, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ओके, वाटर वेपर्स आर लाइट इन वेट, देयरफॉर दे राइज अप एंड प्रेशर ऑफ ह्यूमिड एयर डिक्रीजेस एज कंपेयर टू ड्राई एयर। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो वाटर वेपर्स है हमारे वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, वो वेट में हल्के होते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं। अब वेट में जो हल्का होगा, जिस एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होंगे, वो क्या होंगे, वो तो ऊपर उठेंगे ही। ठीक है, तो ये ऊपर उठ जाता है। एंड प्रेशर ऑफ ह्यूमिड एयर डिक्रीजेज एज कंपेयर टू ड्राई एयर, और ड्राई एयर के कंपेयर में जो ह्यूमिड एयर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारे पास, amount of water vapors changes with time and place and because of this the pressure of air also varies। ठीक है, amount of water vapor जो है हमारा वो चेंज होता है प्लेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर जगह पे सेम नहीं होता है वाटर वेपर का अमाउंट, हर जगह पे हर टाइम के साथ। ठीक है, और इसी की वजह से क्या है, प्रेशर ऑफ एयर भी वैरी करते हैं। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर हम एकदम नॉर्मल सी बात करें, टेम्परेचर तो अच्छे से आ ही गया होगा मुझे पता है। ठीक है, अब मॉइस्चर वाला भी सबको आई थिंक आ गया होगा कि जो हमारे वाटर वेपर हैं, ठीक है, वो लिक्विड टू गैसेस स्टेट में जब वाटर कन्वर्ट होता है थ्रू द इवोपोरेशन तब वो बनते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। दूसरा पॉइंट जो हमने इसका देखा ह्यूमिडिटी वाला, वो ये था कि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं वेट में, जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर उठते हैं, और जब इनका वेट ही कम है, ठीक है, ये हल्के हैं, इट मीन्स कि जो प्रेशर है उस हवा का, ठीक है, वाटर वेपर वाले जो हवा का जो ह्यूमिड एयर का जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू ड्राई एयर। ओके, द थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजेस, टाइम एंड प्लेसेस के साथ ये चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये टाइम एंड प्लेसेस के साथ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंज हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि जब अमाउंट ही उनका चेंज हो जा रहा है, वो कम या ज्यादा है, तो उसके हिसाब से प्रेशर ऑफ एयर भी वैरी करेगा, अलग होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़िए। आगे हमारा क्या है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, हाइट कितनी है, तो ये तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे, टेम्परेचर वाले में भी शायद हमने ये कवर किया था कि सी लेवल से जितना हाइट होगा, अल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऊपर की जो चीजें होंगी वो हल्की होंगी। ठीक है, एयर प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू वेट ऑफ एयर। ये चीज याद रखना है कि एयर प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू वेट ऑफ एयर, देयरफॉर सी लेवल हैज हाईएस्ट एयर प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है, वेट ऑफ एयर की वजह से क्रिएट होता है एयर प्रेशर, एंड इसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल के पास। ओके, as we move upward from the sea level, leaving behind the heavy gases at lower layers of atmosphere, air pressure decreases because the upper air is light and its density is low। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, सी लेवल के पास जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो सी लेवल के पास वाली गैसेस होंगी वो हैवी होंगी। ठीक है, उसके लो लेयर में जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होंगी वो क्या होंगी, वो हैवी होंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, जो डेंसिटी है एयर की वो क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर की जो हवाएं होती है वो क्या होती हैं, वो लाइट होती हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ फॉल इन एयर प्रेशर, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है कि कितना फॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करता है ना कि प्रेशर कितना है, विद द इंक्रीज इन हाइट, बट इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि कितना ये इंक्रीज करेगा हाइट के साथ। ओके, मतलब एयर प्रेशर विथ इंक्रीज इन हाइट। हाँ, तो मतलब अगर हाइट हमारा इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे कोई अता पता नहीं है कि कितना जो एयर प्रेशर है वो गिरेगा। ठीक है, मतलब कितना वो कम होगा, लेकिन इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, लेकिन वो हाइट इंक्रीज होने के साथ बढ़ता जरूर है। ठीक है, कितना बढ़ेगा इसका कोई मतलब, हाँ एक एवरेज बता सकते हैं, एक एवरेज कैलकुलेट करके हम रख सकते हैं, लेकिन कोई एकदम फिक्स रेट नहीं बता सकता है कि कितना बढ़ेगा, मतलब कितना एयर प्रेशर घटेगा अल्टीट्यूड के साथ, अगर अल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो। ओके,
एयर प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ एट द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर्स। हाँ, तो ये देखो मैंने बोला ना कि एक कैलकुलेट करके एवरेज रखा जा सकता है। तो जब हाइट 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, ठीक है, अल्टीट्यूड हम 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे, तो आधा मतलब यहाँ पे अगर लो लेयर में, ठीक है, डेंसिटी कितना है 10 है, तो ऊपर जाते वक्त कितना हो जाएगा, अगर 5 किलोमीटर ऊपर बढ़ जाते हैं तो हमारा 5 का आधा, सॉरी 10 का आधा हो जाएगा, ठीक है, from the sea level, and at the height of 11 किलोमीटर it is reduces 1/4। और जैसे ही 5 से हम कहाँ जाएंगे, 11 किलोमीटर पहुंच जाएंगे, 11 किलोमीटर की हाइट पे, तो क्या होगा, तो जो भी हमारा डेंसिटी था, एयर प्रेशर जो भी था हमारा, वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हमारा 5 किलोमीटर में आधा हो रहा था, और 11 जैसे ही जाएंगे वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ लो प्रेशर इन माउंटेनियस रीजन दैट ब्रीदिंग गेट्स हार्ड, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, जब हम माउंटेनियस रीजन में पहुंचते हैं, तो सी लेवल से तो वो हाई है ना, ठीक है, अल्टीट्यूड ज्यादा है वहां पे, तो माउंटेनियस रीजन में हमें ब्रीदिंग में, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं, वो ब्रीदिंग वहां का बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सांस नहीं ले पाता है इंसान अच्छे से, ओके। अब है हमारा फॉर ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का। एटमोस्फेयर ग्लूज अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो हमारा वायुमंडल है, ओके, वो पृथ्वी से ऐसे चिपका हुआ होता है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीजेस एज वी गेट अवे फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीज करेगा, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज करता है, ओके। तो जैसे जैसे वो कम होगा, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, अर्थ के कोर से दूर, सॉरी, जैसे जैसे हम अर्थ के कोर से दूर होंगे, वैसे वैसे हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अनदर फैक्ट इज दैट as earth rotates round its axis, average distance of polar regions and equatorial region varies from the core of the earth, ठीक है। देखो ये एक फैक्ट है कि अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस का राउंड तो मूव करती है, ठीक है, घूमती है, रोटेट करती है, तो इसकी वजह से जो एवरेज डिस्टेंस है पोलर रीजन का और जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, वो वैरी करता है कोर ऑफ अर्थ से, ठीक है, दोनों का ही कोर ऑफ अर्थ से अलग अलग होता है डिस्टेंस, ओके। For example, polar regions are nearer to the core of Earth as compared to the equatorial region and hence have higher pressure. Okay, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो पोलर रीजन्स है वो क्या है, कोर ऑफ अर्थ के नियर है एज कम्पेयर टू इक्वाटोरियल रीजन, ठीक है। इक्वाटोरियल रीजन से अधिक कौन पास है कोर ऑफ अर्थ के, पोलर रीजन से है, जिसकी वजह से पोलर रीजन पे हमारा जो हाई डेंसिटी ऑफ एयर प्रेशर होता है, ओके। जो पांचवा है हमारा वो है रोटेशन ऑफ अर्थ, okay. Rotation of earth produces centrifugal force which has more effect in equatorial region while lesser effect on polar regions, ठीक है। Centrifugal force pushes things away from its core. Same is the effect on air pressure which results into lesser pressure in equatorial region as compared to that in the polar regions, okay। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इक्वेटोरियल रीजन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और जो पोलर रीजन है वहां पे जो इफेक्ट है वो कम पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करता है, चीजों को दूर फेंकता है, ठीक है, अपने कोर से दूर फेंकता है, तो ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इक्वाटोरियल रीजन पे, तो इसको ज्यादा दूर करेगा। अब ज्यादा दूर करेगा तो जो चीजें हैं, मतलब जो प्रेशर है वो भी क्या पड़ेगा, यहाँ पे कम पड़ेगा, और ये क्योंकि पास है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ हमने अभी पढ़ा कि जहाँ पे ज्यादा मतलब ग्रेविटी वाला होगा एरिया, वहां पे क्या होगा, एयर प्रेशर हाई होगा, हमने यही क्लियर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पोलर रीजन में हाई प्रेशर देखने को ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वाटोरियल रीजन को क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और क्या कर रहे हैं, ज्यादा इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, तो वो अपने आप से इसको दूर कर रहा है, कोर से इसको इक्वाटोरियल रीजन को दूर कर रहा है, ठीक है। सेम इज द इफेक्ट ऑन एयर प्रेशर विच रिजल्ट्स इनटू लेजर प्रेशर इन इक्वाटोरियल रीजन, जिसका इफेक्ट क्या है कि जो प्रेशर है, ठीक है, वो कहाँ होता है, कम इक्वाटोरियल रीजन में एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पोलर रीजन, मतलब कि इक्वाटोरियल रीजन में हमारे प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, एंड वो क्रिएट हो रहा है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। एंड पोलर रीजन में क्या होंगे, हाई प्रेशर होंगे, ओके। आगे हम बढ़ेंगे, अब हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर, ठीक है।
एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एज एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू वेज, नेमली हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड दूसरा पढ़ेंगे क्या, वर्टिकल डिवीजन। Air pressure of a particular place changes with day and night, with summer and winter, but average air pressure conditions remain same generally. ठीक है, देखो एयर प्रेशर पार्टिकुलरली चेंज करता है, दिन और रात के साथ चेंज करता है, समर विंटर के साथ चेंज करता है, लेकिन एक जो एवरेज एयर प्रेशर है ना, वो उसका कंडीशन हमेशा लगभग सेम ही रहता है। मतलब कोई चीज ऐसा होता है ना, कुछ भी हम कर रहे हो तो उसका एक एवरेज मान के चलते हैं, तो वो एवरेज हमेशा सेम ही रहेगा, एवरेज नहीं चेंज करेगा। Okay, if we study the division of air pressure on earth, then we will come to know there are various high and low pressure regions on maps. These divisions are shown with the help of isobars. isobars की हेल्प से इन डिविजन्स को दिखाया जाता है, किन डिविजन्स को, जो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर वाले एरियाज होते हैं उनको दिखाया जाता है। अब आइसोबार क्या होता है, ये जिसको भी नहीं पता ना, वो जा करके प्लीज पिछला वीडियो जरूर चेक कर लेना। और एक काम करते हैं, हम एक और चीज शुरू करेंगे इस वीडियो के बाद, कि जो भी हम, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये जैसे कि एक हो गया, ठीक है, एक वर्ड हो गया, एक कीवर्ड हो गया, इसके अलावा जो सेंट्रीफ्यूगल है वो एक वर्ड हो गया। तो ये चीजें क्या होती हैं, अब मैं कोशिश करूंगी जो वीडियो बना रही हूँ, मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई कीवर्ड मिलता है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ, ठीक है, ताकि जिसको भी परेशानी होगी समझने में वो जा करके वो वीडियो देख लेगा, ठीक है। और 5-10 मिनट की, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट की ही वीडियो होगी, 10 मिनट भी नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये होता क्या है एग्जैक्टली, क्या इसके जो भी है, ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें वो कोशिश करूंगी बताने की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे वर्टिकल डिवीजन में। एज वी ऑलरेडी नो एयर प्रेशर ऑन द अर्थ एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेशर ऑफ अपर लेयर्स। अपर लेयर्स के जो प्रेशर्स हैं उनकी वजह से एयर प्रेशर पे, अर्थ पे एयर प्रेशर जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हॉरिजॉन्टली बटा हुआ है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल डिवीजन है, वर्टिकल मतलब ये वर्टिकली, ठीक है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 100 of किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर पता नहीं कितने भागों में बटा हुआ है, पढ़ा है हमने एटमॉस्फेयर वाले में फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जाके जरूर पढ़ना। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू, तो हाँ ये हो गया हमारा। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल बिकॉज द डेंसिटी ऑफ गैसेज इज हाईएस्ट इन लोअर लेयर्स। लोअर लेयर्स में क्योंकि सी लेवल के पास बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ गैसेज होते हैं, डेंसिटी ऑफ गैसेज की वजह से क्या होता है, एयर प्रेशर भी हाई होता है। डेंसिटी चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड एयर श्रिंक बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। अब डेंसिटी चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन और एयर श्रिंक की वजह से, ठीक है। देखो लो टेम्परेचर होगा तो एयर क्या होंगे, श्रिंक करेंगे, सिकुड़ेंगे, एंड एक्सपेंशन कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अब जहां पे लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, नॉर्मल के अकॉर्डिंग अगर लो है तो एयर वहां पे क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, और वहां पे जो डेंसिटी है वो हाई होगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा एयर का, वो हाई होगा, ठीक है। Air pressure and height are reversely proportional to each other, which means air pressure decreases due to increase in height, but the rate of fall in air pressure decreases with the increase in height. ठीक है, एक दूसरे के क्या है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा अगर हाइट इंक्रीज कर रही है तो, ठीक है, और एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा कब, जब हाइट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। बट द रेट ऑफ फॉल इन एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। जो फॉल इन एयर प्रेशर है वो और डिक्रीज करेगा कब, जब हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब क्या हमारे पास, ठीक है, देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पे हो गया हमारा कि जो एयर प्रेशर है वो जैसे जैसे हाइट हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो एयर प्रेशर है वो कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में क्या होती है, हवाएं हल्की हो जाती हैं। अब एक और चीज है कि कितना, मतलब अगर ये पूरा का पूरा ऐसे ऊपर बढ़ते जा रहा है तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना जिसके बाद उतने चेंजेस नहीं होंगे, जो हमारा फॉल हो रहा था, जो डिक्रीज कर रहा था एयर प्रेशर, वो कम हो जाएगा, मतलब उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी फॉल हो जाएगा, वो भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। जिस हिसाब से वो कम हो रहा था एयर प्रेशर, अब क्या हो जाएगा, वो और थोड़ा धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, हम आगे बढ़ेंगे। आगे पास है प्रेशर बेल्ट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। ऑन द अर्थ सरफेस देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स, दे आर इक्वेटोरियल लो, द 2 सबट्रॉपिकल हाइज, द 2 सबपोलर लोज एंड द 2 पोलर हाइज, ठीक है। कुल मिलाकर के 7 हो गए। देखो एक ये हो गया और ये 2, ठीक है, 2 1 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है।
दोनों तरफ दो हैं और बीच में एक इक्वाटोरियल है। ओके, एक्सेप्ट फॉर द इक्वाटोरियल लो द अदर्स फॉर्म मैचिंग पेयर्स इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, बीच वाले इक्वाटोरियल को छोड़ करके बाकी क्या है, इधर मैचिंग है, इधर इधर। ठीक है, फिर इधर ये वाला हो गया एक और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये मैचिंग नॉर्दर्न एंड साउदर्न में है इक्वाटोरियल को छोड़ के। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टेम्परेचर। ये किस वजह से है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से एंड टेम्परेचर की वजह से है। द रोटेशन ऑफ अर्थ पुशेज अप द बल्क ऑफ एयर टुवर्ड्स द इक्वेटर क्रिएटिंग अ लो प्रेशर बेल्ट इन दिस रीजन। ठीक है, ये क्या करता है, एयर को पुश करता है। जो अर्थ का रोटेशन है, मैंने बताया पीछे ही, कॉन्फिगरल हमारा फोर्स लगता है। ठीक है, कॉन्फिगरल नहीं, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारा, उसकी वजह से जो अर्थ है वो हवाओं को क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, एयर को टुवर्ड्स द इक्वेटर, बल्क ऑफ एयर टुवर्ड्स द इक्वेटर क्रिएटिंग लो प्रेशर बेल्ट इन दिस रीजन। ठीक है, इक्वेटर की तरफ से इधर पुश करता है तो वहां पे जो रीजन है वो कैसा बनता है, वो लो प्रेशर वाला बन जाता है। ठीक है, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे साथ है ना, इसमें हम 4 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, 2 करके। ओके, This low pressure belt extends from 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। जो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री, ठीक है, इधर से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। चलो, ये बेल्ट हमारा क्या है, ये हमारा है इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ड्यू टू वर्टिकल रेज ऑफ सन हियर देयर इज इंटेंस हीटिंग। क्योंकि वर्टिकल रेज पड़ते हैं ना भाई इस पे, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीटिंग होती है। द एयर देयरफॉर एक्सपेंड्स एंड राइजेस एज कन्वेक्शन करंट काउजिंग लो प्रेशर टू डेवलप हेयर। अब मैंने क्या बताया था पहले कि जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, एयर प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि एयर एक्सपेंड हो रहा है और एक्सपेंड होने की वजह से जो वेट है वो कम होगा। ठीक है, वेट कम होगा, डेंसिटी कम रहेगी, तो डेंसिटी कम होने की वजह से जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो वही बताया जा रहा है कि हीट ज्यादा होता है तो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो प्रेशर है वो लो क्रिएट होता है। ठीक है, द लो प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डोलड्रम्स। देखो, इसको डोलड्रम्स भी कहते हैं बिकॉज इट इज जोन ऑफ टोटल काम विदाउट एनी ब्रिज। ठीक है, बिना किसी ब्रिज के होता है, पूरा एकदम काम होता है, कामनेस होता है यहाँ पे, इसलिए इसको डोलड्रम्स भी कहते हैं। ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डोलड्रम्स। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके बाद जो सेकंड है वो हमारा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ इक्वेटर, साउथ ऑफ इक्वेटर lies the area where ascending equatorial air currents descend। ठीक है, this area is thus an area of high pressure। ये high pressure का एरिया है। It is also called as the horse latitude। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किधर है हमारा horse latitude। याद रखना ये वाला जो की पॉइंट है हमारा horse latitude, उसको याद रखना और इससे हम समझें कि ये है किधर। winds always blow from air pressure to low pressure। ठीक है, winds किधर से किधर बहती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। so the winds from subtropical region blow towards the equator as trade winds and another wind blow towards the subpolar low pressure as westerlies। ठीक है, देखो इसी की वजह से क्या होता है, जो विंड्स हैं सब ट्रॉपिकल रीजन के, वो किधर बहते हैं, इक्वेटर की तरफ बहते हैं एज अ ट्रेड विंड्स। ठीक है, ट्रेड विंड्स के रूप में। और जो अनदर विंड है वो किधर बहते हैं, सब पोलर लो प्रेशर वेस्टरलाइज की तरफ। ठीक है, तो हमें कौन कौन से की पॉइंट याद रखने हैं, ये वेस्टरलाइज याद रखना, ये हॉर्स लैटिट्यूड याद रखना। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ के हम देखते हैं फिगर में। ठीक है, ये देखो, ये हमारा हॉर्स लैटिट्यूड जिसके बारे में हमने पढ़ा, 30 डिग्री वाले बेल्ट में है ना, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर दोनों ही है। ठीक है, अब ये किधर बह रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारा पोलर है, इसकी तरफ बह रहा है। ठीक है, जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो इधर की तरफ बह रहे हैं। ठीक है, इधर की तरफ बह रहे हैं, नहीं नहीं, ये देखो इक्वाटोरियल रीजन्स ना इधर की तरफ बह रहे हैं हमारे। ठीक है, इधर से इक्वाटोरियल की तरफ आ रहे हैं हमारे। ठीक है, देखो पढ़ के समझते हैं इसको। ठीक है, These belts located between 60 degree to 70 degree in each hemisphere are known as circumpolar low pressure belts। ठीक है, 60 डिग्री और 70 डिग्री वाला ये ढूंढो, ये हमारा 60 और 70 डिग्री वाला ना बेल्ट, ये वाला हो गया, और फिर ये हमारा ये बेल्ट हो गया साउथ में। ठीक है, in subtropical region the descending air gets divided into two parts, one part blows towards the equatorial low pressure belt, other part blows towards circumpolar प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एक पार्ट किधर बहता है, इक्वेटर की तरफ बहता है सब ट्रॉपिकल वाले का। ठीक है, और दूसरा पार्ट किधर बहता है, इधर। ठीक है, इसकी तरफ बह रहा है। ओके,
अब उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है one part blows towards the equatorial region and other parts towards the polar low pressure belt. This zone is marked by ascent of warm subtropical air over cold polar air blowing from the poles. Due to Earth's rotation, the winds surrounding the polar region blow towards the equator. Centrifugal forces operating in this region create low pressure belt, appropriately called the circumpolar low pressure belt. This region is marked by violent storm in winter. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा, देखो पहले हम इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो फिगर है उससे हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला कि जो पार्ट्स हैं, जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स के जो हवाएं हैं वो दो पार्ट्स में हैं। ठीक है, और एक तो जो है इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहता है, एंड दूसरा सरकमपोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब ट्रॉपिकल वाला पार्ट, ये दिख रहा है सबको। ठीक है, अब यहाँ से एक तो हवाएं हैं जो सब ट्रॉपिकल इक्वाटोरियल की तरफ बहती हैं, और दूसरी हवाएं किधर जाती हैं, टेम्परेट लो की तरफ, मतलब जिसको यहाँ पे सरकमपोलर लो प्रेशर बेल्ट बोला जा रहा है। ठीक है, इधर भी सेम चीज हो रहा है, एक इक्वाटोरियल की तरफ जा रही है और दूसरी किधर आ रही है, टेम्परेट लो की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका क्या होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है, इसकी जो हवाएं होती है वो थोड़ी वार्म होती हैं। ठीक है, वार्म सब ट्रॉपिकल एयर होता है किसके ओवर में, जो पोलर एरिया से जो हवाएं ठंडी आ रही है उसके ओवर में। ठीक है, ये क्या होती है, गर्म होती है हवाएं थोड़ी। उसके अलावा हमारा क्या है, ड्यू टू द अर्थ रोटेशन द विंड सराउंडिंग द पोलर रीजन ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो विंड्स हैं, ठीक है, पोलर रीजन के पास, वो भी किधर जाएंगी, वो भी जाती हैं हमारे इक्वेटर की तरफ। दोनों ही तरफ से किधर आती हैं, इक्वेटर की तरफ आती हैं। एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे लगते हैं वही क्या करते हैं, इन बेल्ट को लो प्रेशर बेल्ट के रूप में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं। दिस रीजन इज मार्क्ड बाय वायलेंट स्टॉर्म इन द विंटर। विंटर सीजन में जो ये हमारे रीजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे पोलर हाई प्रेशर एरियाज के बारे में, जिनके जो विंड्स हैं वो किधर की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लाइज कहाँ करते हैं, 70 to 90 डिग्री, देख सकते हो आप। ठीक है, ये 70 to 90 डिग्री हो गया हमारा। नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ द टेम्परेचर्स आर ऑलवेज एक्सट्रीमली लो। टेम्परेचर्स क्या होते हैं यहाँ पे, एकदम लो होते हैं, जिनकी वजह से डेंसिटी हाई होती है, प्रेशर हाई होता है। द कोल्ड डिसेंडिंग एयर गिव्स राइज टू द हाई प्रेशर ओवर द पोल्स। ठीक है, जो कोल्ड होता है, जो टेम्परेचर इतना कम होता है, उसकी वजह से जो प्रेशर होते हैं यहाँ पे वो क्या होते हैं, वो हाई होते हैं। दीज एरियाज ऑफ पोलर हाई प्रेशर आर नोन एज पोलर हाइज। ठीक है, ये जो पोलर हाई प्रेशर वाले एरियाज हैं उनको पोलर हाई बोला जाता है। दिस रीजन्स आर कैरेक्टराइज बाय परमानेंट आइस कैप, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है। ठीक है, जो एयर डेंसिटी है वो भी हाई है, तो यहाँ पे क्या परमानेंट आइस कैप्स आपको देखने को मिलेंगे। अंटार्कटिका और जो हमारा आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक रीजन है, वहां पे आप देखोगे हमेशा व्हाइट व्हाइट मैप में भी बनाया होता है, इट मीन्स कि वहां पे हमेशा ही आपको बर्फ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ एरियाज, बेल्ट्स, जिनके बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, किस तरह से शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, ये शिफ्ट करते हैं, मतलब एक ऐसा होता है टाइम जिसमें ये क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। इफ द अर्थ had not been inclined towards the sun, the pressure belts would have been as they are। ठीक है, देखो अगर हमारी अर्थ इंक्लाइंड नहीं होती, झुकी हुई नहीं होती 23.5 डिग्री पे सन की तरफ, तो जो हमारे बेल्ट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे वो हैं। ठीक है, वैसे ही होते हैं अगर ये झुकी ना होती तो। लेकिन क्योंकि ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। ओके, अब वो क्या चेंजेस आते हैं वो इस पूरे में हम पढ़ेंगे। On account of this inclination, differences in heating of continents, oceans and pressure conditions in January and July vary greatly। ठीक है, अब इसी इंक्लाइनेशन की वजह से जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो हीटिंग में, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, ठीक है, वो काफ़ी वैरी करते हैं। कब, जनवरी एंड जुलाई में। ये 2 मंथ हैं जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, कोई डेट था हमारा जिनके बारे में दिया हुआ था। ओके, January represents winter season in July and July summer season in northern hemisphere। ठीक है, जनवरी किसको रिप्रेजेंट करता है, जनवरी रिप्रेजेंट करता है विंटर को। ठीक है, और जनवरी विंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम टाइम में
जो हमारा जुलाई मंथ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जुलाई समर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हाँ, और जुलाई समर सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है किधर, इस हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इसका जस्ट अपोजिट कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब कि यहाँ पे विंटर कहाँ कब था, जनवरी में था, ठीक है। तो जनवरी में इधर क्या है, इधर समर है, ठीक है। और यहाँ पे जुलाई में क्या था, समर था, तो यहाँ पे जुलाई में क्या है, इधर विंटर है, ठीक है। एकदम जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अपोजिट कंडीशन प्रिवेल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो हमने अभी समझा। व्हेन द सन इज overhead on the tropic of Cancer 21st June, the pressure belt shifts 5 degrees northward, and when it shines vertically overhead on the tropic of Capricorn on 22nd December, then shift 5 degrees southward from their original position, ठीक है। अभी देखो ये डेट है हमारे दिए हुए, 21 जून को जब सूरज कहाँ चमकता है, एकदम ओवरहेड, ठीक है, एकदम ऊपर चमकता है, कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तब क्या होता है, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं हमारे वो 5 डिग्री इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। किधर शिफ्ट हो रहे हैं, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ 5 डिग्री शिफ्ट हो जाते हैं। एंड 22 दिसंबर को जब यही चीज, जब सूरज कहाँ चमकता है, डायरेक्टली एकदम ओवरहेड, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो 5 डिग्री साउथ में जो है हमारा जो बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट, वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट काउज सीजनल चेंजेस इन द क्लाइमेट। अब जो शिफ्टिंग हुआ ना प्रेशर बेल्ट में, उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। कौन से चेंजेस, सीजनल चेंजेस, ठीक है। स्पेशली बिटवीन लैटिट्यूड्स 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री एंड 40 डिग्री वाला जो हमारा लैटिट्यूड था, ये था ना हमारा 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। तो इधर ही हमारे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, ओके। 30 डिग्री एंड 40 डिग्री वाले लैटिट्यूड में हमारे जो है वो सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों ही। In this region, the Mediterranean type of climate is experienced because of shifting permanent belts southward and northward, ठीक है। जो परमानेंट बेल्ट होते हैं, क्योंकि उनका शिफ्टिंग होता है, ठीक है, नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड 5-5 डिग्री, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक्सपीरियंस होगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना, कहाँ पे 30 डिग्री और 40 डिग्री की ही बात हो रही है, ठीक है, पूरे के पूरे वो में नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग, इतना तो हो गया हमारा कंप्लीट। ड्यूरिंग विंटर्स वेस्टर्लाइज प्रिवेल एंड काउज रेन, ठीक है। विंटर्स में क्या होंगे, जो विंटर वेस्टर्लाइज होते हैं वो फैलते हैं, ठीक है, वो चलते हैं, और रेन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है। वेस्टर्लाइज कहने का मतलब है जो पश्चिम की तरफ हवाएं चलती हैं वो विंटर्स में स्टार्ट हो जाती हैं, और इनकी वजह से रेन भी होता है। ड्यूरिंग समर्स ड्राई ट्रेड विंड्स ब्लो ऑफशोर एंड आर अनेबल टू गिव रेनफॉल इन दिस रीजन्स। और समर सीजन में क्या होता है, ट्रेड विंड्स चलती हैं, जिनकी वजह से जो है रेनफॉल भी नहीं होता है, ठीक है, उनकी वजह से रेनफॉल नहीं हो पाता। When the sun shines vertically over the equator on 21st March and 23rd September, जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, द प्रेशर बेल्ट्स रिमेन बैलेंस्ड इन बोथ द हेमिस्फीयर। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सन एकदम किस पे चमकेगा, वर्टिकली एकदम, सन जब साइंस करेगा इक्वेटर पे, ठीक है, वर्टिकली एकदम सीधा सीधा एकदम लंबवत पड़ेगा, तब क्या होंगे, जो हमारे बेल्ट्स हैं, जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है, बैलेंस्ड रहेंगे, ओके। तो ये चीज सबको समझ में आया कि किस तरह से हमारे प्रेशर बेल्ट्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, और शिफ्ट होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कितने डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी आई थिंक आपकी क्लियर हो चुकी होगी। एंड कहीं भी अगर कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, ठीक है। अभी देखो वेस्टर्लाइज ये किधर चल रही है, पश्चिम की तरफ ये हवा चल रही है, इधर पश्चिम है ना हमारा, और ये देखो साउथ ईस्ट ट्रेड्स हैं जो इक्वेटर की तरफ चल रही हैं, ओके, ये वेस्टर्लाइज है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, हमारे 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। सबसे पहला, एयर प्रेशर इज मेजर्ड विथ, किस चीज से मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, नन ऑफ दिस। अभी मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली, ठीक है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर नहीं मिलता आपको, नहीं सबको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो गूगल कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी ही चीजें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें पढ़ा दिया है। ये पूरा आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो इनका आंसर एकदम इजिली दे सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि एयर प्रेशर किससे मेजर किया जाता है। ध्यान से देना, कहीं थर्मोमीटर ना लिख दो आप। एयर बिकम्स क्या, ब्लैंक है हमारा, ऑन हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड में एयर क्या होते हैं, थिकर होते हैं, वार्मर होते हैं, थिनर होते हैं, नन ऑफ दिस होते हैं, ठीक है। बताओ कमेंट सेक्शन में। वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर,
कोल्ड एयर से ज्यादा लाइटर होते हैं वार्म एयर। क्या होते हैं, ट्रू या फॉल्स है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर है वो है द कोल्ड एयर स्टेज हाई इन द एयर वाइल वार्म एयर स्टेज लो इन द एयर। बताओ क्या ये सही है या गलत है कि जो हमारी ठंडी हवाएं होते हैं वो हवा में सबसे ऊपर होती हैं और जो वार्म एयर है, ठीक है, जो गर्म हवा है वो नीचे होती है। सही है या गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एयर प्रेशर। डेफिनेशन तो हमने पढ़ा है भाई, क्या होता है, द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स ऑन अर्थ सरफेस द फोर्स ऑफ एयर ऑन द एटमॉस्फेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ हाउ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर थ्रू एयर। ठीक है, इन चारों में से कौन सा होगा, आंसर बताओ। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड ब्लोइंग फ्रॉम Horse latitudes to the doldrums is called westerly wind, jet stream, trade wind, polar easterly। क्या होते हैं ये, ठीक है। जब हॉर्स लैटिट्यूड्स की तरफ से डोल्ड्रम्स की तरफ, डोल्ड्रम्स इक्वेटर, याद आया सबको, इक्वेटर की तरफ जब इधर सब ट्रॉपिक वाला जो हमारा विंड था वो आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्ली कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, पोलर कहते हैं। ये पिछला वाला जो हमारा अभी अभी जो एक मैप था, ठीक है, एक डायग्राम था, उसमें जरूर मिल जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो सबका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना एंड कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो वो भी आप बता सकते हो या डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे भी बोल सकते हो। जो भी टॉपिक्स आपको कवर कराने हो कोशिश कर मैं कवर करा दूं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली तो मैं सारा टॉपिक नहीं कवर करा पा रही हूँ। जो कंटिन्यू चल रहा है अभी सीरीज वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।